Dear student, good morning to all of you. Today I am going to discuss the topic making of Germany and Italy, in which we have discussed about the unification of Germany, and the today's topic is about unification of Italy. Okay, come. देखिए क्या कहता है कि जर्मनी के तरह ही like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. मतलब इटालियन रीजन जो था वो भी कई टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है, वो यूनिफाई नहीं था. जैसे कहता है कि इट वाज डिवाइडेड इन 7 स्टेट्स, वो 7 स्टेट्स में डिवाइड था. जैसे लाइक ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, द पोप, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन एटसेट्रा. ये रूलर्स थे जो इटली के अलग अलग पार्ट पर शासन करते थे, ठीक है. ये सारे फॉरेनर्स थे. यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि द ओनली स्टेट ऑफ सारिडिनिया पिडीमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन रूलर. ये जितने रूलर थे ये सब विदेशी थे, और एक स्टेट था दैट वाज कॉल्ड सारिडिनिया पिडीमोंट. इस पर एक इटालियन रूलर का शासन था दैट वाज नोन एज विक्टर इमैनुअल सेकेंड. ओके, तो लास्ट क्लासेस में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1848 का जो लिबरल्स का रिवॉल्यूशन था वो फेल कर गया था, लेकिन लोगों के अंदर, चाहे वो जर्मन रीजन के लोग हों या यूनाइटेड इटली के लोग हों, उनके अंदर एक फीलिंग आई थी कि उनका एक राष्ट्र होना चाहिए. तो चूंकि लिबरल्स हों या रिवॉल्यूशनरीज हो या डेमोक्रेट्स हो, वो सप्रेस्ड हो गए. तो इटली के अंदर लोगों की निगाह किस पर पड़ी? लोगों की निगाह इसी इटालियन रूलर विक्टर इमैनुअल सेकेंड के ऊपर पड़ती है. लोग ये उम्मीद करने लगे, लोग चाहने लगे कि चूंकि ये लोकल रूलर है, इटालियन है, इसलिए इसकी जिम्मेवारी बनती है इटली को यूनिफाई करना. ओके, तो विक्टर इमैनुअल ने भी सोचा क्या? ही थॉट दैट यूनिफाइड इटली विल ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस. जर्मनी के तरह ही पर्शियन स्टेट जो था जर्मनी में, उसकी भी यही सोच थी कि अगर वो जर्मनी को यूनिफाई करता है तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा ही, और साथ ही साथ पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा. ये पॉलिटिकल डोमिनेंस बहुत बड़ी चीज थी. कोई भी रूलर पॉलिटिकली डोमिनेट करना चाहता था यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर. तो फिर क्या होता है, इधर देखिए, हिज चीफ मिनिस्टर काउंट कैवोर, हु वाज काउंट कैवोर? काउंट कैवोर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विक्टर इमैनुअल सेकेंड. लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली. उसने जिम्मेवारी उठाई कि इटालियन रीजन को यूनिफाई करने का काम करेगा. क्या किया? थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेसी. वो एक डिप्लोमेट था, उसने डिप्लोमेसी का सहारा लिया. ही डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ फ्रांस. उसने फ्रांस की मदद को लेकर डिप्लोमेसी के सहारे ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया. फिर ही ऑल्सो ड्रोव आउट स्पेनिश रूलर्स. स्पेनिश रूलर्स को उसने भगाने का काम किया फ्रॉम द किंगडम ऑफ टू सेलिसीज. एक और टुकड़ा था किंगडम ऑफ टू सेलिसीज, उस पर ये स्पेनिश रूलर्स थे. उनको कैसे हटाया? विद द हेल्प ऑफ लोकल पेजेंट्स. लोकल पेजेंट्स को अपने पक्ष में मिला करके काउंट कैवोर ने स्पेनिश रूलर्स को भी हटाने का काम किया. तो इस तरह से ग्रेजुअली वन बाय वन
जितने विदेशी रूलर्स थे उनको टैक्टफुली या डिप्लोमेसी का सहारा लेकर के उसने हटाया। एंड फाइनली फिर क्या होता है, फाइनली इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड was proclaimed as the king of यूनाइटेड इटली। ठीक है, तो 1861 में विक्टर इमैनुअल जो है वो यूनाइटेड इटली का किंग घोषित किया जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जर्मनी के तरह ही इटली जो है वो भी एक यूनिफाइड स्टेट बनता है, उसका भी एक यूनिफिकेशन होता है और एक फुल फ्लेजेड कंट्री के रूप में वो एस्टैब्लिश होता है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इस काम को करने का, इस काम को पूरा करने किसके माध्यम से ये हो सका। इट वाज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इटालियन रूलर। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जर्मनी के बाद इटली का भी यूनिफिकेशन होता है। फिर अगले क्लास में अगले देश ब्रिटेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।